आप ये 2001 का एड देखिए और गेस करिए कि ये कंपनी क्या करती होगी। When you have a fan following from New Delhi to New York, from Bangalore to Boston, what else could you ask for? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और ऐड देखिए और अब गेस करने की कोशिश करिए कि आखिर ये कंपनी बेचना क्या चाह रही है। Years of non-stop cricket, 79 test matches, 263 one-dayers. What else could you ask for? अब भी आइडिया नहीं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 2001 में भी किसी को समझ नहीं आया था। सिर्फ दो चीजें याद रह गई थी, होम ट्रेड और लाइफ मीन्स मोर। कंपनी के वेबसाइट पे भी कंपनी का बिजनेस ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। ये कहानी है लेट 90s और अर्ली 2000s की, जब भारत में आईटी रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी और ऑनलाइन बिजनेस इकोसिस्टम इंडिया में ग्रो करना शुरू ही हुआ था। इस पीरियड को .com बूम कह के भी कहा जाता है और .com उस टाइम पे एक बज़ वर्ड था। ऑनलाइन कंपनीज और वेबसाइट सड़ल्ले से बन रही थी। आज पूरी दुनिया एक .com हो चुकी है। 2 words for our .com please। लफ्ज़ हमारे .com के लिए और भी है .com। .com Our little .com। और ऐसे में एक नई कंपनी का जन्म होता है जिसका नाम था hometrade.com, जिसकी शुरुआत संजय अग्रवाल ने की थी। इसके लॉन्च में उस टाइम के टॉप सेलिब्रिटीज जैसे कि शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, ऋतिक रोशन को रोपिन किया गया और कहा जाता है कि इसके मार्केटिंग कैंपेन में 20 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ। hometrade.com एक ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म थी जो बैंक से पैसा बोरो करती थी और उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती थी, और बैंक्स को इसके एवज में वो 2 से 7% ज़्यादा इंटरेस्ट देने का वादा करती थी। अगर आपको ये सुनकर एक और स्कैम की याद आ रही है तो आप सही सोच रहे हैं, ये स्कैम हर्षद मेहता स्कैम से सिमिलर है। hometrade.com ने मार्केटिंग और पीआर के दम पे अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर ली थी। बैंक्स को लगा कि इतने सारे सेलिब्रिटीज इनके साथ एसोसिएटेड हैं और 2 से 7% एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने का चांस कौन मिस करना चाहेगा। इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक्स ने hometrade.com को पैसा देना शुरू किया ताकि वो ज्यादा रिटर्न्स कमा सकें। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और यहाँ से स्टोरी एक अगली टर्न लेती है। hometrade.com ने बैंक से जो फंड्स उठाए होते हैं उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट ना करके स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि बैंक्स को जो 2 से 7% का एक्स्ट्रा मार्जिन प्रॉमिस किया गया था उसकी भरपाई करनी थी, और बैंक्स को बेवकूफ बनाने के लिए उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स की फोटोकॉपी दे दी जाती है जो कि फोर्ज्ड होती है। इनिशियली तो बैंक्स को कुछ पता नहीं लगता क्योंकि वो अपने एक्स्ट्रा रिटर्न से खुश थे, पर 2002 के इकोनॉमिक रिसेशन के कारण hometrade.com अपनी कमिटमेंट्स पर रेगुलर डिफॉल्ट करना शुरू करता है और यहाँ से स्कैम की असलियत सबके सामने आनी शुरू होती है। सबसे पहले नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने होमट्रेड लिमिटेड के अगेंस्ट एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी। इस बैंक ने 125 करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स मांगे जो होमट्रेड ऑब्वियसली दे ही नहीं पाया। इसके बाद बाकी बैंक्स को जो चपत पड़ी वो बाहर आने लगे। वर्धा कोऑपरेटिव बैंक ने 25 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने 30 करोड़, पुणे के सतपुरी महाराज कोऑपरेटिव बैंक ने 37 करोड़, अमरावती के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक ने 10 करोड़, 4 कोऑपरेटिव बैंक जो सूरत और नवसारी इन गुजरात में बेस थे उन्होंने 80 करोड़ इन्वेस्ट किए हुए थे। इसके अलावा काफ़ी रीजनल रूरल बैंक्स ने भी होमट्रेड के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया था, जिसका ब्रेकअप अभी अवेलेबल नहीं है। ये सारी इन्वेस्टमेंट्स अब केवल एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह गई थी। ये फ्रॉड 500 करोड़ से 600 करोड़ के बीच में था। 500 रुपए की बात नहीं कर रहे, 500 करोड़ मिसिंग है हमारे बुक से। स्कैम एक्सपोज होते ही hometrade.com के फाउंडर संजय अग्रवाल अंडरग्राउंड हो गए। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ और फिर
1 महीने तक पुलिस से भागने के बाद 11 मई 2002 को लगातार प्रेशर बढ़ने के कारण उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया। संजय अग्रवाल के सरेंडर के बाद HomeTrade.com ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी और सेबी ने एक्शन लेते हुए HomeTrade और उसके प्रमोटर्स को कैपिटल मार्केट से 10 साल के लिए बैन कर दिया। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस स्कैम में जो पैसा डूबा वो किसका था। Every single penny belongs to the people of India. इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि ब्रांडिंग, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, ग्लॉसी एडवर्टाइजिंग और बड़े प्रॉमिसेस, ये सब एक इल्यूजन हो सकता है। अगर शुरुआती स्टेज पर बैंक्स ने ओरिजिनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स मांग लिए होते या फिर रेगुलेटर ने टाइमली इंटरवीन किया होता तो शायद ये स्कैम रोका जा सकता था। लेकिन जब ग्रीड और नेग्लिजेंस एक ही जगह मिल जाते हैं तो नतीजा अक्सर तबाही का ही होता है। इतना ज़रूर याद रखें, इन्वेस्टमेंट्स भरोसे से चलती हैं और एक बार जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ पैसा ही नहीं, जिंदगी भी टूट जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें पेडल टू द मेटल को।